अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो एक गंदा माहौल पूरे देश में चल रहा है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं जो सेकुलर सोच को लेके चल रहे हैं, जो ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो ये मानते हैं कि काले और गोरे में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो ये जानते हैं कि ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब बराबर हैं, जो ये मानते हैं कि सारे दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, जो सेकुलरिज़म को लेकर चलने वाले लोग हैं, सेकुलरिज़म के झंडे को ऊंचा और बुलंद करने वाले लोग हैं, उन सब से आज चंद बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, साथियों, सेकुलर पार्टियां और सेकुलर सोच के लोग अपना बैर, अपनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मानते हैं। मैं आज एक बात क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो ठीक है अपनी जगह, हमारा विरोध जायज़ है, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा ख़तरा सेकुलरिज्म को कांग्रेस से है। आज आपको बड़ी हैरानी होगी मेरी ये बात को सुनकर। बहुत गहराई में जाकर मैंने चिंतन किया, पिछले रिकॉर्ड्स उठाकर देखे, पिछली बातों को जाना, इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से, और जो इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में जो काले दिन कांग्रेस की सरकार में कैद किए हैं, लिखे हैं, उन सब को मैंने बड़ी गहराई से जानने की कोशिश की। तब आज मैं आपके सामने आकर इतनी बड़ी बात बोलने के लिए मजबूर हूँ। आज से चंद दिन पहले मैं भी कांग्रेस को अपना हमदर्द समझता था। मैं समझता था कि उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म और भाईचारे को जिंदा करने की लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश में मैं कांग्रेस को भी मानता था कि कांग्रेस भी हम छोटे मजलूम गरीब लोगों की लड़ाई, पिछड़े लोगों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। लेकिन जब मुझे कांग्रेस की सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाँ, मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिस कांग्रेस ने सेंट्रल में अपनी सरकार होते हुए बाबरी मस्जिद दंगे की ईजाद की और आज हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम किया। जो मज़ा आज भारतीय जनता पार्टी ले रही है, वो मज़ा देने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने अपने काले कारनामे एक अटैची में, एक सूटकेस में कैद करके बीजेपी को थमाए हैं। हाँ, मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिसने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को रहते हुए हाशिमपुरा नरसंहार में रोज़ेदार मुसलमान नौजवानों की हत्या अपनी पुलिस से करवाई थी। हाँ, मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिसने सेंट्रल में अभी चंद दिन पहले तक हुकूमत की, और जब भी इलेक्शन आते थे तो मासूम और निहत्थे कश्मीरियों की हत्या की जाती थी, और जब इससे कांग्रेस का पेट नहीं भरता था तो कई मुसलमान नौजवानों को आतंकवाद के झूठे इल्ज़ाम में उठाकर जेलों में डाल दिया जाता था। हाँ, मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और अभी की नई बात बता दूं आपको, जिस कांग्रेस को आप सेकुलरिज्म की नज़र से देखते हो, जब महाराष्ट्र में चुनाव ख़त्म हुए, बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सबको याद होगी, महाराष्ट्र में जब चुनाव ख़त्म हुए कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। जो भी उथल पुथल हुई, जो भी हलचल हुई, जितनी खींचतान हुई,
अगर भारतीय जनता पार्टी से किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और ठाकरे बंधु थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी, जिन्होंने शिवसेना हिंदुत्व के कंधे पर ढोई, लेकिन जब मौका मिला तो सेकुलरिज्म को अपनाने से नहीं चूके। हिंदू और मुसलमान में उन्होंने फ़र्क नहीं समझा, इंसानियत की नज़र से देखने की कोशिश की और फ़िरका परस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया। हाँ, मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिसको सांप सूंघ गया था, जिसने महाराष्ट्र में 30 दिन 29 दिन बैठकर मज़ा लिया और सोचा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार बना ले, कहीं शिवसेना दोबारा महाराष्ट्र में सरकार ना बना पाए। कांग्रेस नहीं चाहती कि सपा बसपा और छोटे दल सरकार बनाए, ये चाहती है कि बीजेपी आ जाए। बीजेपी आएगी तो हम मजबूत होंगे, क्योंकि बीजेपी का जितना विरोध होगा तो कांग्रेस के प्रति हमदर्दी बढ़ेगी लोगों की। जो भारतीय जनता पार्टी आज अपना रही है, सब कांग्रेस से ही सीखा है उसने। बातें तो बहुत सारी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज समाजवादी पार्टी और जनाब आजम खान साहब के बीच में जो अफवाहें उड़ाने का काम किया वो बीजेपी नहीं कर रही, वो कांग्रेस करा रही है। आपको पता है, जब आजम खान साहब जेल गए, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, तमाम जिलों में आंदोलन कराया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये मैं फेक बात नहीं कर रहा हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए। पूरे प्रदेश में ज़िला अध्यक्षों के पास लेटर भेजे गए। कई सारी समस्याएं थीं। पहली समस्या आदरणीय आजम खान साहब की भी थी। झूठे मुकदमे लगाए गए, उसको वापस लेने के लिए आंदोलन किया गया, ज्ञापन दिए गए। इससे भी बात नहीं बनी तो श्री अखिलेश यादव जी 5000 गाड़ियों का काफिला लेकर रामपुर पहुंचे, एक धरने का संकेत दिया और इस हुकूमत को बताया कि हम घबराने वालों में से नहीं हैं, हम बिलों में घुसने वालों में से नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को भी ये संदेश दिया कि हम बराबरी से आपके साथ खड़े हैं, आप कमज़ोर मत समझो अपने आप को। इस लड़ाई को यादव और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान का नाम अगर किसी ने दिया तो वो कोई और नहीं, कांग्रेस है। और एक छोटा सा दलाल कांग्रेस ने पाल रखा है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। उत्तर प्रदेश में एनआरसी और सीएए में बहुत सारे मुस्लिम नौजवान मारे गए। श्री अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने आर्थिक सहायता दी है उनको। ऐलान नहीं किया कि हम देंगे, बल्कि आर्थिक सहायता पहुंचाई है उनके घरों में। और एक जगह तो मैं खुद उनके साथ मौजूद था, लखनऊ। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो जो बच्ची विधवा हुई है उसको भी नौकरी देंगे और जो माँ बाप जिन्होंने बेटा खोया है हम उनको भी नौकरी देंगे। ऐसे हैं हमारे अखिलेश यादव जी। आज बुरा भला कहते हैं लोग। आजम खान साहब को लेकर बड़ा गालियां दी हैं समाजवादी पार्टी को, बड़ा बुरा भला कहा है। एक तरफ आजम खान साहब के घर के लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, ये अफवाहें ना फैलाएं, आजम खान साहब के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत नासाज है, अखिलेश यादव जी का एहसान है, वो हमारा साथ दे रहे हैं। बताइए, सीतापुर से जेल से जब वो मेदांता गए, कौन साथ खड़ा था? चूँकि ये बात तो हमें कहने का कोई हक ही नहीं है। आजम खान साहब और समाजवादी पार्टी कोई अलग नहीं है। समाजवादी पार्टी ही आजम खान साहब है और आजम खान साहब ही समाजवादी पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ब्रिलियंट नेता हैं। देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। और आज नौजवानों में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रियता अगर किसी की है तो श्री अखिलेश यादव जी की है। विकास पुरुष के नाम पर उनको जाना जाता है। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं किया, तमाम योजनाएं आती थी। बता दे कोई एक व्यक्ति कि मैं हिंदू था इसलिए मुझे योजना नहीं दी गई, या मैं मुसलमान था इसलिए मुझे दी गई। ऐसा नहीं था। लैपटॉप बांटे तो उसमें सभी लोग थे। किसी से नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। जो भी हाई स्कूल इंटर पास किया उसको लैपटॉप देने का काम किया। अस्पताल बनवाए तो ये नहीं पूछा कि ये ज़िला हिंदुओं का है या मुसलमानों का।
यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेजों में बेड बढ़वाए। सारा काम अखिलेश यादव जी ने विकास के नाम पे किया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं किया। और इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान का जो नाम दे रहे हैं वो कोई और नहीं, कांग्रेस के लोग हैं। हम बीजेपी को आईटी सेल के नाम से जानते हैं कि आईटी सेल मतलब बीजेपी, बीजेपी की आईटी सेल। कांग्रेस की आईटी सेल बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक है और इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे फिर आपसे मिलूँगा और कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ ऑन रिकॉर्ड आपसे फिर बात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन बस याद रखना कि आने वाले चुनाव 2022 के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मौके को जाने मत देना। हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें विकास की लड़ाई। हमें अस्पताल देख लिया आपने, कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी में कौन काम आया? कौन हिंदुत्व का नेता खड़ा था ऑक्सीजन देने के लिए? कौन मुसलमान खड़ा था ऑक्सीजन देने के लिए? दर दर की ठोकरें हमने खाई हैं, हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। इसलिए कान पकड़ लो, कसम खा लो, सोच लो, समझ लो, वरना पछतावा। अब तो चुनाव हो रहे हैं और मौका भी है, हकीकत देख ली, पर्दा उठ गया, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, चुनाव नहीं कराए जाएंगे, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय समाजवाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।